तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो नाम में क्या है, नाम में क्या रखा है साहब? नाम में ही सब कुछ रखा है। ठीक है, नाम में क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या होता है? मनी। मनी। ये मनी लग रहा है देखने से? नहीं लग रहा है। फाइनेंस मतलब क्या होता है? मनी। मनी से रिलेटेड। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है? पैसे की प्लानिंग। ठीक है, पैसे के से रिलेटेड हमको प्लान बनाना रहता है। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? पहला टॉपिक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंस को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए एक कंपनी जो होती है, आवाज आ रहा है आप लोगों को ना कि कुछ दिक्कत हुआ है? आ रहा है। ठीक है, देखो कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके लिए सबसे बड़ा एक टास्क है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि फाइनेंस को हम मैनेज कैसे करें। ठीक है, पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए कंपनी के पास मेन पैसे का दो काम होते हैं। मेन उसका काम क्या होता है कि पैसा कहाँ से, धन को प्राप्त करो और फिर उस पैसे को हम खर्च कैसे, किस तरीके से करें। ठीक है, तो एक वर्ड को बोलते हैं एक्विजिशन और एक को बोला जाता है एलोकेशन। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, साथ साथ में जिज्ञासा लिखते रहना तुम, नहीं तो कुछ पूछोगे तो बताऊंगा नहीं फिर। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना, ऐसे लिख लो, एक्विजिशन मीन्स प्राप्त करना। और एलोकेट का मतलब क्या होता है? बांटना। एलोकेट मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो धन या पैसे को प्राप्त करना और पैसे को बांटना, यही तुम्हारा मेन काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, इट्स मेजर कंसर्न इज रिलेटेड टू दी डिसीजंस रिलेटेड टू फंड सच एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्ट कॉमा है यहाँ पे, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग टू दी ऑनर। जो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है उसका मेन काम क्या होता है? पैसे को प्रोक्योर करना, धन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से की जा सकती है। ठीक है, फिर उस पैसे को क्या करो, कहीं इन्वेस्ट करो, निवेश करो। और तीसरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ऑनर। अब जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाए, ठीक है, उसको क्या करो, अपने मालिकों के बीच में बांट दो। ठीक है, ताकि बिजनेस, कंपनी को स्मूथली चलाया जा सके। जैसे आप इसको ऐसे समझो, आपके पापा जब पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा, तो पैसा आते हैं, कुछ घर घर में जरूरत चीजों में खर्च करते हैं, कुछ पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं बैंक में या आप लोग के अकाउंट में। और उसके बाद अगर उसके बाद भी कुछ पैसा मिल जाता है तो वो अपना, उनका प्रॉफिट होता है, वो उसको लाइक अपने पास वो लोग रखते हैं मिसलेनियस पैसा, जो जेबी में चाहिए, पॉकेट में चाहिए, कुछ मम्मी को रख देंगे, एक्स्ट्रा कैश घर में रहेगा। तो सेम काम कंपनी भी करती है, प्रोक्योर करोगी पैसे को, धन कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना और पैसे को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली किया क्यों जाता है? तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, इसका बेसिकली चार ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, तीसरा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, चौथा है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। तो देखो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको हम क्या करें, मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमम कर सकें, जितना ज्यादा बढ़ा लें। आज 1,000 रुपया कमाए थे प्रॉफिट, कल 2,000, परसों 4,000, 10,000, 20,000, मैक्सिमाइज करना। ठीक है, दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मेरे पास हमेशा कैश क्या हो, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। ठीक है, क्या हो, पर्याप्त, माँ, माँ इसको हटा दीजिए, गेट हटा दीजिए। गर्मी बहुत लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। देखो आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहो ना, तो इमेजिन करो आप साइकिल से जाते हो, तो पिताजी आपसे पूछते बेटा पॉकेट में पैसा वगैरह कुछ एक्स्ट्रा रख लियो, नहीं रख लियो, कोचिंग वगैरह जा रहे हो साइकिल चला के, कुछ 100-200 रुपये एक्स्ट्रा रखो, 500 रुपये एक्स्ट्रा रख लो, कभी साइकिल किसी से पंचर या कुछ दिक्कत हो जाए तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हो, तो पापा तुमको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारे पास कैश जो हो वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो, ताकि हमको कभी जरूरत पड़े, ठीक है, हम उसको क्या करें, अपने जरूरत को फुलफिल कर ले, कर सकें।
ठीक है। इसीलिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका किराना का दुकान होगा तो आप देखे होंगे, जो गल्ला होता है, जो जिनमें तिजोरी में पैसा रखते हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कैश रहेगा, ताकि कुछ खर्चे हो तो उसको हम तुरंत हैंडल कर सकें। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। तीसरा होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो पैसा पहले से हमारे पास है, हम उसका अच्छे तरीके से क्या करें, उपयोग कर सकें। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है। और चौथा होता है कि हमने जिन लोगों से उधार लिया था भाई, उनको पैसा टाइमली लौटा दो। उनके साथ मेरा जो कमिटमेंट है, मैंने जो उन्हें वो शब्द वर्ड दे रखे हुए, मैं उसको क्या करूँ, टाइमली फुलफिल कर सकूँ। तो ये तुम्हारा बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। तो देखो फाइनेंस में क्या होता है ना, जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, उनके ऊपर में 3 डिसीजन लेने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक डिसीजन कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन। अच्छा, इसको ना बीबीआई करते जाना, सीबीएसई बोर्ड वाले, आप लोग इसको बीबीआई करते जाना, ठीक है। कि फाइनेंशियल, व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजंस, तो बोलना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, और इन तीनों का नाम लिख देना, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, नाम में क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं, कि पैसा को इन्वेस्ट कैसे किया जाए, किन किन जगह में इन्वेस्ट किया जाए। आप इमेजिन करो, आपको 1 लाख रुपए पिताजी ने दिया, बोला बेटा जाओ अपने लिए मोटरसाइकिल को अच्छा से खरीद लो। तुम मार्केट जाते हो, तुम्हें हीरो कंपनी का मोटरसाइकिल दिखता है, होंडा कंपनी का मोटरसाइकिल दिखता है, सुजुकी का दिखता है, ठीक है, यामाहा का दिखता है, ईटीसी ईटीसी। तुम क्या आंख बंद करके जाओगे, जो सामने शोरूम दिख गया घुस जाएंगे, आंख बंद करके ऐसे ऐसे घुस गए और जो जिस शोरूम में पहुंच गए उसी की गाड़ी खरीद लोगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तुम क्या करोगे, तुम सारे कंपनियों के मोटरसाइकिल देखोगे कि सबका अच्छा अच्छा मॉडल कौन सा आता है। ठीक है, तुम ग्लैमर देखे, तुम होंडा साइन देखे, तुम सुजुकी का देखे गाड़ी वगैरह सब। फिर क्या करोगे, सबको कंपेयर करोगे, भाई इसमें क्या फीचर मिल रहा है, इसमें फीचर क्या मिल रहा है, इसमें क्या फीचर मिल रहा है। हम सबको कंपेयर करेंगे, नहीं कंपेयर करेंगे। और उसके बाद हमको भविष्य में क्या रिटर्न होगा, मोटरसाइकिल है तो कल को अगर हम बेचें तो किसमें पैसा ज्यादा मिलेगा। मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो काफी सारे फैक्टर्स को हमें बहुत सोच समझ के विचार करते हैं, कंसीडर करते हैं। और जो हमको सबसे कम दाम में, जिसमें हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, हम उसी को पहले प्रेफर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच funds will be invested by the firm. A firm has many options to invest their fund, but it has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit of the firm. जब भी फर्म को इन्वेस्टमेंट करने जाती है, उसको उसके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन कंपनी उसी में इन्वेस्ट करेगी जिसमें उसको रिटर्न सबसे ज्यादा है और उसमें उसका पैसा कम लगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो इंपॉर्टेंट, आखिरकार इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हमको क्यों इतना उसको सोच समझ से करना होता है। तो सबसे पहली बात, देखो जब भी आदमी कभी इन्वेस्टमेंट का बात करता है, हम 1-2 रुपया का बात नहीं करते हैं। कंपनियों के केस में बोल रहा हूँ, तो कंपनी जब भी पैसा इन्वेस्ट करेंगी, 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, तो काफी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो जब पैसा ज्यादा अमाउंट रहेगा तब तो ऑब्वियस सी बात है, आपको फैसले सोच समझ के लेने होंगे, कोई फैसला गलत ना हो जाए। ठीक है। दूसरा, रिस्क इन्वॉल्व, देखो बिजनेस है तो रिस्क भी है, और तुम पैसा भी लगा रहे हो। ठीक है। तो जैसे मान के चलो, तुम अपना कल को बिजनेस खोलने का प्लान करते हो, तुमने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए का, अभी तुमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तुमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जमीन वगैरह लिया, बिल्डिंग वगैरह लिया है, मानो चलो उसमें भी तुम्हें 1 लाख का खर्चा हुआ, टोटल खर्चे आपको आगे 2 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन क्या तुम्हारा बिजनेस क्या इतना चल रहा, ग्रो कर चल रहा है क्या, कि तुम्हें 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे? हो सकता है कि तुम आज बिजनेस खोलो, तुम्हारे यहाँ कोई आदमी सामान खरीदने के लिए नहीं आए, 1 दिन नहीं आया, 2 दिन आए, 1 हफ्ता नहीं आए, 10वें दिन को एक दो आदमी आना शुरू किए। तो इमेजिन करो, तुमने इतना पैसा लगा दिया, पैसे का रिटर्न तुम्हें 1 दिन में आएगा नहीं, उसका रिटर्न आने में भी क्या है, समय लगेगा। ठीक है, कल को बिजनेस में कुछ गलत फैसला ले लिया तो ये पैसा भी डूब जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो चूंकि बिजनेस में क्या होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें पैसा काफी ज्यादा लगता है। ठीक है। और वो जो जो पैसा हम लगाते हैं उसका रिटर्न हमको तो लंबे समय के बाद मिलता है। 1 2 3 साल बाद जब मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे, तो मैंने जितना पैसा लगाया धीरे धीरे मेरी उसकी रिकवरी होगी। तो रिस्क उसमें ज्यादा होता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तुम्हारा बिजनेस मार्केट में लंबे समय तक ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, ये पूरी तरह से डिपेंड होता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है। जैसे आपके पिताजी आपके पढ़ाई लिखाई के लिए, अगर आप लड़की हैं तो आपके शादी के दहेज के लिए पहले से ही पैसा जमा कर रहे हैं, अगर वो पैसा आज सेविंग नहीं करे, जमा नहीं करे, तो कल को भविष्य में नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आप आज इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छे से करोगे तो फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए डिसीजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है।
अब आता है फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेने जाते हैं वो किन किन फैक्टर्स अफेक्ट होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लो। कैश फ्लो, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जस्ट ऐसे में एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिख दिया था। अब आता है तुम्हारा अगला इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या, देखो नाम में क्या है, फाइनेंस और डिसीजन, पैसे से रिलेटेड डिसीजन। तो पैसे के रिलेटेड डिसीजन में क्या होता है कि हम पैसा जो हम अपने पास लाएंगे, उन पैसे को किन किन सोर्सेज से लाया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसको, दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू द डिसाइडिंग ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हमको जो पैसे को चाहिए हमको उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, एक जो कंपनी होती है ना, वो अगर पैसा रेज करना चाहे मार्केट में, तो उसके पास बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो वो डेप्ट से पैसा रेज कर ले, या तो पैसा क्या करे, वो इक्विटी से रेज कर ले, डेप्ट या इक्विटी। तो देखो डेब्ट का मतलब क्या होता है, उधार या थर्ड पर्सन क्रेडिटर, क्या होता है, क्रेडिटर्स, ठीक है। और इक्विटी होता है जब आप अपने खुद के लोगों से, ओनर्स का फंड। देखिए अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे, बैंक से तुम अगर पैसा लोगे, तो बैंक तुमसे इंटरेस्ट लेगा, तुमसे गिरवी लेगा। कल को तुम अगर पैसा लौटा नहीं पाओ तो बैंक तुम्हारे संपत्तियों को बेच देगा। लेकिन अगर तुम अपने पापा से पैसा लेते हो, अपनी मम्मी से, अपने कजन से, क्या वो तुम्हारे घर प्रॉपर्टी को बेचे तुमसे पैसा रिकवर करेंगे? नहीं। तो पैसे जब हम लेने जाते हैं तो पैसे लेने के दो सोर्स होते हैं, एक या तो होता है डेप्ट, दूसरा होता है या तो इक्विटी, ठीक है। अब देखो दोनों पैसे, अब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि हम पैसा किससे ज्यादा लें, ठीक है, डेप्ट से ज्यादा लें या इक्विटी से लें। तो यही डिसीजन तुम्हारा कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। देखते हैं इसको, पढ़ते हैं एक बार। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू द डिसाइडिंग ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अ कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज इशू बाय, कंपनी शेयर इशू करेगी, कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, ठीक है। देखो शेयर हो गए, ठीक है, शेयर्स क्या कहलाता है, ऑनर्स फंड। लेकिन डिवेंचर जो होता है ये होता है लोन, ये होता है डेप्ट। डेप्ट मतलब आपको इसका पेमेंट लौटाना होगा, नहीं तो आपकी संपत्ति को बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपनी को डिसाइड करना होता है कि हम खुद से पैसा लगा लें, अपने घर से पैसा लगा लें, या हम किसी से मांग कर लगा लें, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन में यही आता है। और दूसरे डिसीजन ये भी लेना होता है, मान के चलो कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने सोचा यार मेरे पॉकेट में तो सिर्फ मेरे, मैंने अपने घर पापा मम्मी चाचा दादी दोस्तों से पैसा मांगा तो मेरे को 80 हजार रुपए ही मिल पाए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, 80 हजार रुपए है, 20 हजार रुपए मैं क्या करता हूँ, मैं लोन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात तो ये डिसीजन लेना कि पैसा आपको किस सोर्स से लेना है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हम बैंक से पूरा पैसा उधार ले लें, कि थोड़ा सा पैसा बैंक से लेते हैं, बाकी पैसा अपने जान पहचान के लोगों के साथ जुगाड़ कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा डिसीजन ये लेना होता है कि किस सोर्स से कितना पैसा लिया जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मान के चलो कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत थी, तो कंपनी ने डिसाइड किया चलो ठीक है हम थोड़ा सा इक्विटी से भी पैसा ले लेंगे और थोड़ा सा हम डेप्ट से भी पैसा ले लेंगे। तुमने एक डिसाइड कर लिया कि हम भैया दोनों को यूज करेंगे, मेरे पास उतना पैसा नहीं आ रहा है। अब दूसरा डिसीजन ये लेना होता है कि इस 1 लाख रुपए में से कितना रुपया मैं इक्विटी वालों में से निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया, देखो यार पहले मैं सोच रहा था कि 50 हजार ले लेता हूँ इक्विटी से, 50 हजार डेप्ट से। फिर सोचा अबे यार 50 हजार रुपये लूंगा अगर, कल को लौटा नहीं पाया हूँ तो 50 हजार को तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं कहना ना ना, 50 हजार रिस्की है, अब क्या करो, 80 हजार रुपया मैं इक्विटी से ले लेता हूँ। कल को अगर इनका पैसा मैं डुबा भी दूं, इनका पैसा डूब भी जाए, ठीक है, तो भी ये मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से कितना ले लूं, 20 हजार। तो ये डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है कि सोर्स से पैसा लिया जाए और कितनी क्वांटिटी में लिया जाए, ठीक है। देखिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ऑनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड, ठीक है। अब है तुम्हारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। किसी भी आदमी को या किसी पर्सन को या किसी भी कंपनी को अगर कोई फाइनेंस लेना है तो उसके पीछे में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। देखो जब भी तुम कुछ काम करने जाते हो, तुम लोगों से पैसा मांगने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, फ्री में कोई पैसा नहीं लगाता है। तुम प्रचार करोगे, तुम बोलोगे कि बस सर आप मुझे पैसा दे दीजिए, ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा दूंगा, समझे बात। जैसे तुम अगर बैंक में जाते हो, तुमने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए बैंक से उधार ले लूंगा 10% ब्याज में, तो बैंक तुमसे 10 हजार रुपये तो ब्याज लेगी ही लेगी ना।
तो ये 10,000 रुपए क्या कहलाएगा तुम्हारा कॉस्ट, ये होता है खर्चा। तो अगर तुम बैंक से लोन लेने जाओगे तो तुम्हें कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। तो और वही अगर अगर तुम यही सेम चीज अगर इक्विटी शेयर से अगर इक्विटी शेयर इशू करते हो तो कॉस्ट बहुत ही मिनिमम लगता है, कम लगता है। ठीक है। तो सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसमें कॉस्ट कम लगेगा, लोग सबसे पहले उसी को लेगा। ठीक है। दूसरा रिस्क, भाई अगर जिस चीज में रिस्क ज्यादा है हम उस चीज को तो नहीं करना चाहेंगे। मैंने भी आपको बताया, डेप्ट जो आप बैंक से उधार लोन लेते हैं उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। कल को किसी कारणवश अगर आपकी कंपनी आपकी बिजनेस नहीं चली और आपने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया, तो बैंक वाले आपके घर की संपत्तियों को बेच देंगे, आपके जमीन जायदाद को बेच के पैसा रिकवर करेगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर तुम इशू करते हो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इक्विटी शेयर रिस्क कम होता है और बैंक में डेप्ट में रिस्क ज्यादा होता है। तो जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस में रिस्क कम लगेगा लोग उसको प्रेफर करेंगे और जिसमें ज्यादा रिस्क रहेगा उसको कम प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। तीसरा है तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जैसे आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया कि जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। कोई भी स्कूल जब नया नया खुलता है तो उसे प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है। तो ये क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस छपवाएगा, वो न्यूज़पेपर में प्रचार देगा, वो हर गली मोहल्ले में क्या करेगा अपने बैनर वगैरह छिपाएगा। तो ये कहलाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है। जब भी आप फर्स्ट टाइम कुछ काम करते हैं, जब भी आप नए नए मार्केट में शेयर वगैरह इशू करते हो, तो तुम्हें कुछ खर्चे होते हैं जो तुम्हें इनकर होंगे ही होंगे। ठीक है। सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो खर्चे होंगे ही होंगे। ठीक है। और अलग अलग सोर्स का खर्चा अलग अलग होता है। ठीक है। तो लोग ऑब्वियस बात है कि जिस सोर्स में खर्चा मुझे कम लगेगा मैं उसी को प्रेफर करूंगा। ठीक है। तो यही है तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आता है हमारा अगला डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं आप लोग को समझा दूं डिविडेंड किसको कहते हैं। डिविडेंड होता है शेयर, जो मान के जो तुम्हारे कंपनी के कोई लोग शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो तुम उनको क्या करते हो रिटर्न में देते हो। ठीक है। कुछ पैसा, वही कहलाता है डिविडेंड। रिटर्न पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, सेविंग जमा करते हो, बैंक को आप पैसा देते हो, तो बैंक आपको बदले में क्या देती है इंटरेस्ट देती है। उसी तरीके से जब जो कंपनियों में लोग शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो कंपनी उनको शेयर खरीदने के बदले में कुछ पैसा रिटर्न में देती है, वही कहलाता है डिविडेंड। ठीक है। तो देखिए पैसा रिटर्न क्यों देती है? पैसा तुम क्यों दियो, तुम हमको 1 लाख रुपए दिए और आज से 5 साल तुमको हम 1 लाख रुपए तुम वापस लौटा देंगे, तुम हमको पैसा क्यों दोगे? क्योंकि तुम बेवकूफ हो इसलिए। तुम मान के चलो, तुमको तुम्हारा अपना कोई प्रॉफिट होगा तभी तो तुम हमको पैसा दोगे, है या ना? यस सर, यस तुम किसी आदमी को एक हम बोले कि तुम हमको 1 लाख रुपया दो, हम तुमको 1.5 लाख रुपए लौटा देंगे, तभी तो तुम हमको पैसा दोगे। तो डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी में लोग आपके शेयर होल्डर हैं, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारी कंपनी में कोई शेयर खरीदा है, कल वो सारा शेयर बेचे किसी और कंपनी का शेयर खरीद ले, तुम ये चाहोगे? नो सर। नहीं चाहोगे। लेकिन तुम उसको रोकोगे कैसे जाने से? कुछ देते रहोगे तब ना। कभी 10 रुपए पकड़ा दिया, कभी 50 रुपए पकड़ा दिए, कभी 1,000 रुपए पकड़ा दिए, तभी ना वो रुकेगा तुम्हारे यहाँ। तो डिविडेंड उसी को कहा यस जाता है। सर। डिविडेंड होता है कि जब कंपनी में शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी से छोड़ के भाग ना जाए, तो कंपनी उनको क्या करती है, जितना शेयर वो लोग खरीदता है उसी के हिसाब से उनको वो डिविडेंड देता है। ठीक है। इसीलिए वो लोग कंपनी में शेयर बनाए रखते हैं, अपना पैसा निकालते नहीं है। ठीक है। तो डिविडेंड इससे लेकिन क्या होता है, और ये चीज याद रखो, डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, कंपनी तो ऐसा तो नहीं करेगी ना कि अगर हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए तो 1 लाख हम करण को पकड़ा देंगे और कल को हम झाल बजाएंगे बैठ के कंपनी के बाहर में, वैसा तो नहीं होगा। हम 1 लाख रुपए कमाएंगे तो बोलेंगे करण इधर आओ, ये लो 100 रुपया, ये तुम्हारा डिविडेंड है। तो डिविडेंड डिसीजन में कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि हम जो पैसा जितना कमाएं, जितना प्रॉफिट हम कमाएं, उसमें से कितना पैसा मैं डिविडेंड के रूप में आम आदमी के लोगों को, अपने शेयर होल्डर को बांटूं, और कितना पैसा मैं अपने पास रख लूं ताकि हमको भविष्य में कभी कुछ जरूरत पड़े तो हम उसको देख सके। ठीक है। तो देखिए दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, कि हमारे पास जो सरप्लस फंड हो रहा है, जो एक्स्ट्रा फंड आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कैसे बंटवारा किया जाए। ठीक है। कब क्योंकि कम जो प्रॉफिट होता है ना, पैसा होता है ना, कंपनी को उसको बहुत से लोगों के साथ शेयर करना होता है। जैसे कुछ किसी से आपने क्रेडिटर से उधार लिया होगा, आप उनका उधार लौटाओगे। आपके यहाँ इंप्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आप सैलरी दोगे। आपके कंपनी में लोगों ने डिवेंचर खरीदा हुआ है, उनको आप इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाओगे। उसके बाद शेयर होल्डर का नंबर आता है, उनको आप डिविडेंड दोगे।
तो आप पहले अपने जो ऐसे खर्चे जिसको आपको हर हाल में करना ही करना है, जिसकी पूर्ति आप अगर नहीं कीजिएगा तो आपको जेल होगा, तो हम पहले उसी को पूरा करेंगे। डिविडेंड हम लास्ट में देंगे अगर कुछ पैसा बच जाएगा। देखो अगर मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए कमाया और मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए, डिविडेंड के रूप में मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, तो आप मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। डिविडेंड देना कंपनी की इच्छा के ऊपर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी नहीं देगी तो सारे शेयर होल्डर पैसा निकाल के किसी और कंपनी में लगा देंगे, इसलिए कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा डिविडेंड डिसीजन। अब ये कि डिविडेंड डिसीजन किन किन फैक्टर्स के ऊपर में बेस्ड होता है, किन किन फैक्टर से क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला कंपनी अर्न कितना करी है। देखो जो कंपनी जितना ज्यादा पैसा अर्न करेगी, जितना ज्यादा कमाएगी, वो डिविडेंड भी क्या करेगी, ज्यादा कमेगी, ज्यादा कम देगी। और वही जो कंपनी कम कमाएगी वो डिविडेंड भी क्या करेगी, कम देगी। क्लियर है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखिए जिस कंपनी की इनकम स्टेबल होती है उसके यहाँ डिविडेंड हमेशा आपको अच्छा खासा मिलता है। मान लो जो कोई कंपनी थी पहले साल बहुत प्रॉफिट कमा ली, अगले साल वो कंपनी पूरी घाटे में चली गई, तो अगले साल तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो जिस कंपनी का इनकम स्टेबल इनकम होता है उनके यहाँ डिविडेंड आपको हमेशा अच्छा मिलता है, मतलब गुड अमाउंट ऑफ मिलता है। लेकिन जो कंपनी का स्टेबिलिटी बहुत गड़बड़ होता है उसके यहाँ ज्यादा डिविडेंड आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तीसरा, कैश फ्लो पोजीशन। देखिए कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश का फ्लो, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। देखिए कंपनी के केस में ना कैश का फ्लो दो डायरेक्शन में होता है, या तो पैसा आपके पास आएगा, या तो आपको क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा, या क्या होगा, आपका कैश का आउटफ्लो होगा। मतलब मान के चलो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने कोई सामान बेचा, मुझे 10 रुपए इनकम हुआ, ये क्या कहलाएगा, इनफ्लो हुआ, ठीक है। मैंने उसमें से 5 रुपया अपने खर्चे में लगा दिया, ये 5 रुपये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो गया। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा, 5 रुपया, ठीक है। इसी को कैश फ्लो पोजीशन कहते हैं। तो जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन जितना ज्यादा होगी, जिनके यहाँ कैश का इनफ्लो जितना ज्यादा होगा और आउटफ्लो जितना कम होगा, वो कंपनियां डिविडेंड ज्यादा देंगी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, फटाफट एक बार आंसर दे दो, समझ में आया सबको यस सर। सारा टॉपिक जो पढ़े। यस अभिषेक सर। लोग, बाबू लोग, आप लोग अपना वीडियो ऑन करो तो जरा। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब डेटा लग रहा है, वीडियो लग रहा है, तो वीडियो ऑफ क्यों रहेगा तुम्हारा, ऑन करो वीडियो। अभिषेक, सानू, ऋतिक, जो भी बैठे हो अपने आईपैड का, ये ऊपर से पता है ये लोग आईपैड पे क्लास कर रहा है, इतने अमीरों वाले दिन आ गए। यस, अब अमीर वीडियो ऑफ करके अमीर आदमी सब है। तुम लोग इसमें बस अभिषेक दिख रहा है, ऋतिक कहाँ गया, खोपची में बैठा क्या ऋतिक, ऋतिक सामने आओ। वहां बैठ के क्या कर रहे हो, माइक ऑन कर लो अपना। आवाज आ रहा है ठीक से, आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है ना टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए। सानू तुम पाताल लोक में जाके क्यों घुस गई हो, जब आगे सीट खाली है तो लास्ट बेंच में क्यों बैठ रही हो, जाके आगे आकर बैठो। तुम भी आगे आओ अभिषेक। गंदा है, डर्टी डर्टी। इट इज वेरी डर्टी डर्टी। यस सर। अच्छा, तो ये था हमारा डिविडेंड। देखो डिविडेंड डिसीजन में यही हो गया कि हम कंपनी के पास जो पैसा प्रॉफिट में है, उस प्रॉफिट में से कितना पैसा कंपनी डिविडेंड में बांटे, ठीक है। क्योंकि कंपनी कभी भी सारा पैसा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकती है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो उनको उन्हें सेव करना होता है, ठीक है। इसका तो होता है कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी, यह डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला अर्निंग, जो कंपनी जितना ज्यादा पैसा अर्न करेगी, जितना ज्यादा पैसा कमाएगी, वो डिविडेंड उतना ज्यादा देगी। अच्छा, माइक से आवाज ठीक आ रहा है या बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ये बताओ। आवाज सही आ रहा है, बस हल्का झरझर आ रहा है। फटा हुआ लग रहा है। फटा हुआ लग रहा है ना, तो तुम्हारा कान का पर्दे फट गया हुआ है, ठीक है, इलाज करवाना होगा तुम्हारा। दूसरा है तुम्हारा स्टेबिलिटी, कंपनी का इनकम जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना अच्छा रिटर्न कमाएगी, वो डिविडेंड उतना ज्यादा देगी। और तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, जिसके यहाँ कैश का इनफ्लो जितना ज्यादा होगा, उनके यहाँ रिटर्न ज्यादा दिया जाएगा डिविडेंड के ऊपर में, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंस को लेके प्लान करना, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में देखो जो प्लानिंग का डिफिनेशन था ना, प्लानिंग का डिफिनेशन क्या था, प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय होम टू डू। उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं एडवांस में
कितना पैसा खर्च करेंगे, किन चीजों के ऊपर में पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, यही है तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या हो गया कि जो खर्च करने के लिए जो हम पैसा रखे हुए हैं, खर्च करने के लिए पैसा, जैसे मान के चलो आपके, अगर मान के चलो मेरी सैलरी अगर 20,000 रुपए है, तो मुझे उस 20,000 रुपए में से ना अपने घर फैमिली को मैनेज करना होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है, ये बताता है कि किसी भी पर्सन के पास, किसी भी कंपनी के पास जो पैसा वो रेडी है खर्च करने के लिए, उसमें से उसमें से वो कितना पैसा खर्च करे, इसका प्लान बनाता है, ठीक है, और किन चीजों के ऊपर में खर्च करे, ये होता है प्लान। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया, डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड। हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं कि अच्छा अगले महीने हम कितना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, मेरे पास मैंने देखा कि यार हर महीने 20,000 रुपए कमा ले रहा हूँ, तो अगले महीने भी 20,000 रुपए कमाऊंगा, तो उसमें से हम इतना पैसा इन चीजों के ऊपर में खर्च करेंगे। हम 20,000 में से सिर्फ 10,000 खर्च करेंगे, और वो 10,000 रुपया हम मोटरसाइकिल में खर्च करेंगे, हम खाने पीने के सामानों में खर्च करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपके पास जो कैश है, जो पैसा है, वो हमेशा बना रहे, कभी उसकी कमी आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है। उसी पॉइंट को यहाँ समझाया है, इट ऑल्सो इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड इंश्योर्स दैट राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल एट राइट टाइम। फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी इंश्योर करता है कि फंड हमेशा आपके पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहे, उसकी कोई कमी कभी भी नहीं हो, जब भी पैसे की जरूरत हो पैसा आपके हाथ में होना चाहिए। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसा ना हो कि पैसे की जरूरत हो और पैसा ही नहीं है और आप मुंह बाके मांग रहे हैं सबसे भी, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक काम करो, आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया, मैं भी, ठीक है। 22 पेज हम लोग आज पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। अभी 20 स्लाइड और बचा हुआ है, तो मंडे के क्लास में मेरे ख्याल से ट्यूसडे से स्टार्ट हो पाएगा। कल आप लोग का शाम वाला क्लास नहीं होगा, ठीक है, छुट्टी है कल। मंडे को मेरी क्लास होगी 4:45 में, उसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, और ट्यूसडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि बिजनेस स्टडीज में सिर्फ 2 चैप्टर हमारा बच रहा है। बिजनेस स्टडीज में सिर्फ 2 टॉपिक हमारा बच रहा है, पता है ना आप लोगों को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो मुझे जूते से मारेंगे। गुलशन जी हैं क्या? अभिषेक, नहीं सर। डस्ट मार्कर उठाओ, इसका गंजी निकालो, ठीक है, जब पहना उसको खोलो और उसी से इसको पीटना शुरू करो, ठीक है। बाबू आईपैड है, सर को पता चल गया ना तो हड्डी तुम चबा चबा जाएंगे तुम्हारा। सर आगे बुक है। अच्छा आगे बुक है, अच्छा ठीक है। तो सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जो बच्चों ने क्लास रेगुलर किया था, जैसे क्या नाम है लड़की का, सानू नाम है, सानू तुम तो क्लास रेगुलर कर रही हो ऑनलाइन वाला? यस सर। बस चेहरा दिखवा दो ना, कहाँ खूब में आवाज आ रहा है एकदम, बेंच इधर करके, हाँ। तो हम लोग का तुम क्या तो रेगुलर होगा? क्लास कर, तुम लोग का कुछ नहीं होगा, खैनी गुटखा हम लोग बेचेंगे वहां पर किनारे कोचिंग के बाहर में, खैनी ऐसे ऐसी 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 करके खैनी बना के, अब से कैप्टन लगा रहा हाँ। है। आप अच्छा कड़वा सरसों तेल लगा रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हम ये कर रहे थे, सर आ गए। सानू तुमने क्लास रेगुलर किया था, तो तुम्हारा नोट्स कंप्लीट है अभी तक जो भी पढ़े हुए हैं? यस सर। ठीक है, तो 2 चैप्टर बचेगा, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। हम लोग इसको अगले हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर ऋतिक हम तुम, लोग में ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप खोल के पढ़ना, वो सेम एज बिजनेस स्टडीज है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे टॉपिक उसके सेम है। मार्केटिंग चैप्टर मैनेजमेंट जो 13 है। चैप्टर हम, हाँ अपने वो हम लोग देख लें, बीएसटी में चैप्टर 13। हाँ ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मेन बिजनेस स्टडीज तुम्हारा चैप्टर मार्केटिंग तक ही था, ठीक है। तो जिस जिस भी बच्चों का छूटा हुआ होगा वो पीडीएफ वगैरह दे के लिख लेना। अच्छा ऋतिक, तुम लास्ट तुम्हारे पास कहाँ तक का नोट्स प्रिपेयर हो गया है? ऋतिक अभिषेक, आप दोनों आदमी के नोट्स बिजनेस स्टडीज में किस चैप्टर तक कंप्लीट हो गए हुए? चारे को ज्वाइन है क्या? 4 को कहाँ, ये 7 को, मतलब ये 6 को ज्वाइन है, बाकी ये लोग हम रिपीट कर रहे हैं ना, पुराना टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये लोग नहीं ज्वाइन किया है, कंप्लीट होगा उन लोग का। नहीं नहीं, यहाँ का छोड़ के उधर से। नहीं वो लोग नहीं ज्वाइन किया है।
बाकी जैसे शिष्या और अंकिता लोग के साथ दिक्कत है, कुछ वाईफाई पे इंटरनेट का इशू होगा। ऋतिक कहाँ तक पढ़े हो ये बताओ, तुम्हारे पास बीएसटी का कहाँ तक नोट्स है बताओ। फोर्थ चैप्टर तक है लगभग। 4 चैप्टर तक है। प्लानिंग तुमको है नोट्स सर। अभिषेक नोट्स नहीं दिया है क्या अभी तक? नहीं, खुद नहीं लिखा है तो हम क्या कहते हैं, लिख रहा है वो अभी। अभिषेक कितना दिन लगेगा अभिषेक? या सुनो सुनो सुनो, ऋतिक एक काम करो, सुनो। यस सर। ये जो सर का ये अकाउंट है ना SKS वाला, तुम देखो इसमें एक ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट्स या फाइल अपलोड वाला, कहीं एक ऑप्शन होगा, ठीक है? ऐसा है ना, तो उसमें तुम नोट्स सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। चैप्टर मतलब पार्ट बी का बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सबका PDF अपलोडेड है अकाउंट में, ठीक है? तो तुम अगर कोचिंग में बैठते हो, तुम यहाँ बैठ के भी तुम फेयर कर सकते हो, लिख सकते हो। कोचिंग आ जाओ, जो फाइल ओपन रहेगा उसको देख के लिख लो उसको, ठीक है? या तुम्हारा अगर भैया के पास मोबाइल फोन है, अगर भाई का मोबाइल फोन मिल सकता है, तो उसके मोबाइल फोन से ID ज्वाइन कर लो और लिख लो उसको। अभिषेक बोला दे देंगे। उसे बोला दे देगा, या नहीं तो वो फाइल लेकर जाओ, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो अगर ज्यादा पैसा है घर में तो। दीजिए आप, हम करवा लेते चलिए देते हैं आपको, सर से दिलवाते हैं, आपको जरूरत हो गई है अब। चलो चलिए, बाकी अभिषेक तुम भी अपना फीस अब जमा कर देना, ठीक है? तुम शायद अभी तक एक ही बार जमा की हो ना मेरे ख्याल से, वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? 2 बार की हो ना? ठीक है, तो 2000 रुपये तुम जमा कर देना इस महीने, ओके कर ठीक रहा है? है। क्योंकि हाँ ओके करा ना। सानू प्रिया, आप भी तो 2000 है ना, आपका कैसा प्लान है सानू? आपका फीस का कैसे आपने प्लान किया है, कैसे फीस जमा कीजिएगा? 2-2 हजार करके या कैसे? क्या बोल रही है ऋतिक वो? प्लान नहीं हुआ है, फीस जमा हो जाएगा। वेरी गुड, चलो बढ़िया है। ऋतिक तुमने टोटल कितना फीस जमा किया बताया नहीं मुझे। हमको खुद नहीं मालूम। तो घर में पूछो ना, मम्मी से पूछो ना, उनको ध्यान में होगा। तुम पिछले महीने से क्लास ज्वाइन की हो ना? नहीं, तुम 2 महीने से, तुम 2 महीने से आ रहे हो कोचिंग? हम हाँ, हम तो हमेशा आ रहे हैं। तुम शुरू से आ रहे थे? ओके 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 ओके, तुम शुरू से आ रहे हो ना? ठीक है, तो घर में एक बार पूछ लेना, ठीक है? घर में पूछ लेना कितना फीस मैंने जमा कर दिया है, ठीक है? मैं गुलशन सर से भी पूछ लूंगा, बता दें मुझे। रसीद तो मिला ही होगा ना तुम्हें ऋतिक? रसीद तो मिला ही होगा ऐसा ना, है तुम तो लेकिन कोचिंग नाम पर नहीं मालूम। हद आदमी है। जीरो पेमेंट दिखाएगा बस। जीरो पेमेंट दिखाया। हर महीना पेमेंट किए हुए हैं, लेकिन याद है। कोचिंग आपका जीरो पेमेंट दिखाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, वो पता चल जाएगा, वो रिकॉर्ड में पता चल जाएगा। चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। कल शाम वाला क्लास नहीं होगा, मंडे को क्लास होगा, ठीक है? अब से कुछ कहना चाह रहा है। काम करता हम लोग का काम। चलो चलो नहीं पी किया हुआ है, वो बताएगा।